क्या हुआ? वॉइस ठीक है? क्या ग्लिच? क्या हो गया? क्या ग्लिच? हाँ, अगर वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो एक बार चैट के अंदर पीके लिख के दिखाओ। चलो, आप सभी को मैरी क्रिसमस, है ना? जब मैं स्कूल में था, मैंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, है ना? क्रिश्चियन स्कूल जैसे सेंट वाले स्कूल नहीं होते, आप में से भी बहुत लोग पढ़ते होंगे। तो क्रिश्चियन स्कूल की सबसे खासियत क्या होती थी ना, कि क्रिसमस इतने प्यारे तरीके से मनाया जाता था। तो मैं अपने बचपन से ही बहुत प्यारे तरीके से क्रिसमस मनाता आ रहा हूँ। तो ये क्रिसमस बड़ा फेस्टिवल हमेशा से मेरे क्लोज रहा है। हमेशा वो गाना गाया करते थे, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, है ना? तो ये बड़ी कोर मेमोरी रही है मेरी, क्योंकि बचपन से बहुत क्रिसमस सेलिब्रेट करा है। मतलब स्कूल के बाद थोड़ा मिस करता हूँ, मिसिंग मिसिंग हो जाती है मेरे को। ठीक है, मिसिंग मिसिंग हो जाती है। हम्म। क्या इलेक्ट्रिसिटी? क्या इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या? हाँ, बताओ, क्या हुआ? भाई, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा? कहां से इलेक्ट्रिसिटी आ गया? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना, आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। कल बताया तो था बेटा क्लास में, कल क्लास में नहीं थे। कल क्लास में नहीं थे। अब मैं बताऊं हुआ क्या। तुम्हारी जो क्लास शेड्यूल करी होगी ना, वो भुवन भैया ने इलेक्ट्रिसिटी नाम से शेड्यूल कर दी। अब बच्चों को लग रहा है आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ये गलतियां बहुत कर रहे हैं आजकल इन लोगों को, थोड़ी इनकी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी मेरे को लगता है। इनकी करूंगा फील्डिंग सेट, रुक जाओ तुम। आज रुको, आज इनकी फील्डिंग सेट करेंगे। कल की क्लास में तुम्हें एग्जैक्टली बोला तो था कि हम ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड पूरी तरीके से आज खत्म करेंगे। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, आज ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यस, यस। इलेक्ट्रिसिटी नाम नहीं है, हटा दिया होगा, पहले होगा इलेक्ट्रिसिटी नाम, अब नहीं है। ठीक है। अरे इलेक्ट्रिसिटी भी कर लेंगे भाई, कितना ही दिन में होगा जैसे तुम सोच रहे हो। कितने दिन में? अभी हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ दिन में। चलो स्टार्ट करें। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी आज की, पहली मैं आपको बता देता हूं। तो अपना खाना पीना, ये खाना पीने के लिए क्या, रात को क्या पी रहे हो तुम? है ना, पीने के लिए तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, तो जो भी तुम्हें खाना है उसको अपने साथ लेके बैठना, क्योंकि आज की क्लास काफी लंबी जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या हो गया वॉइस में, क्लियर तो है? ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के पीके हिट्स। पीके हिट्स वो टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। ह्यूमन आई का डायग्राम, मेनली आजकल डायग्राम बनाने को नहीं आता बेटा, बट आते हैं लेबलिंग पे क्वेश्चन। यानी एक डायग्राम इमेज दे देगा आपको, एक इमेज दे देगा पूरी की पूरी, और उसमें आपको बोलेगा कि लेबल करो। तो लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे, राइट? ठीक है। क्या चक्कर है तुम्हारे साथ आज? क्या हो रहा है आज की क्लास में? कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। एक तो समझ में नहीं आता ना कि रियल लिख रहे हो या फेक लिख रहे हो। हम तो खाकर आए हैं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आज हम इस, क्या हो रहा है? जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है, अब नहीं आएगा ग्लिच। ठीक है। तो पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक डिफेक्ट। डिफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से एक सवाल 2026 पेपर में आएगा ही आएगा। डिफेक्ट से एक क्वेश्चन, एंड डिफेक्ट्स में से भी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में से एक क्वेश्चन। ठीक है। प्रिज्म से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। बट वैसे चैप्टर उतने वेटेज का नहीं है, 4 या 5 नंबर का आपके पेपर में कुल आता है, उससे ज्यादा उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरे ही चैप्टर को खत्म करेंगे एक ही बार में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई से। स्ट्रक्चर ऑफ आंखें, है ना? आंखें, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी मैनू, है ना भाई? आंखें। तो आंखों की अगर हम बात करें, तो आंखों की सबसे पहले कहानी है पूरी की पूरी जो कि आपको जाननी पड़ेगी। देखो,
अगर आपको आंखों को याद करना है ना तो एक स्टोरी से याद करो। ऐसे करो कि आप एक घर में गए, है ना, सबसे पहले घर का बड़ा सा दरवाजा था, वैसे ही आंख का जो सबसे पहला दरवाजा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया क्या करता है, जो लाइट एंटर करती है उसको बेटा रिफ्रैक्ट कर देता है। क्या करता है? लाइट को बेंड करा देता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो कॉर्निया लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब मानो तुम घर के अंदर जा रहे थे, तुम्हें दिखा उस बंगले के अंदर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, यानी घर के अंदर था स्विमिंग पूल। अब वैसे ही लिक्विड कंटेंट होता है आंखों के अंदर, ये जो तुम देख पा रहे हो ये लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसके बारे में अभी हम और पढ़ भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम और अंदर गए तो पता है हमें क्या मिला? जब एक तो बड़ा दरवाजा होता है, बंगलों की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बंगलों की बात कर रहा हूं, एक बड़ा दरवाजा, एक स्विमिंग पूल आया, फिर अंदर एक और दरवाजा होगा, अरे घर के अंदर एंटर करने के लिए। तो उस दरवाजे पे दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, एक इधर एक इधर। वो पूछ रहे थे बेटा आपको कहां जाना है। तो यानी जब लाइट और अंदर आएगी तो ये एक होल होता है, ये एक छेद होता है दरवाजे की तरह, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल को कंट्रोल करने वाले ये मसल होते हैं, एक मसल यहां, एक यहां। ये क्या हो गया भैया? एक मसल यहां, एक यहां। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? जूम कर दो, जूम कर दो, रुको, रुक जाओ, रुक जा। अरे भैया क्या हो गया है आज बोर्ड में? हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो यानी यानी ये वाला जो एरिया तुम देख पा रहे हो ना, ये और ये, इन एरिया को हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या करता है? जैसे एक घर में आप एंटर करोगे और वहां पे दरवाजे वाले हैं जो कि दरवाजा खोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे कि भाई दरवाजे को कितना खोलूं और कितना बंद करूं, वो कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली आइरिस क्या करता है? आइरिस प्यूपिल की ओपनिंग को, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। पता है, जब आप एक लाइट के अंदर आते हो, यानी आप इमेजिन करो आप सूरज के सामने आप अचानक से आ गए, तो जब बहुत ज्यादा लाइट होती है ना, तो पता है क्या होता है? ये जो प्यूपिल है ना, इसका साइज छोटा हो जाता है, कभी नोट करना। और जब आप अंधेरे कमरे में आओगे तो प्यूपिल जो होती है, तुम्हारी आंख का जो छेद होता है ना, ये बड़ा हो जाता है। नोट करा है कभी? नोट करा है? यस और नो? अरे यस और नो? अरे हाँ यार भैया बिल्कुल करा है, क्या बात कर रहे हो यार, है ना। यानी जब लाइट ज्यादा होती है प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होती है प्यूपिल बड़ा हो जाता है। क्या बात है, कौन कर रहा है? छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, अरे आइरिस कर रहा है। ठीक है जी, अब हम उनके घर के अंदर घुस चुके हैं। अब हम उनके घर के अंदर से जा रहे थे, डिडिंग डिंग डिंग। अंदर जाते ही मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि उन्होंने उन्होंने ऐसे याद करना, कैसे बोल रहा हूं, उन्होंने अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर कांच की चीजें लगा रखी हैं, कांच की चीजें लगा रखी हैं। यानी जब लाइट अंदर आएगी तो उन्हें क्रिस्टलाइन लेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ये क्रिस्टलाइन लेंस। ये कौन सा लेंस है बेटा? अरे बोल दे भाई, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है जी। तो उनको एक क्रिस्टलाइन लेंस मिला, यानी उनको कांच की चीजें दिखी, यानी अंदर क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है। अब इस क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल कौन करता है? तो ये दो मसल होते हैं, यहां पे और यहां पे। इन मसल को हम बोलते हैं सिलेरी मसल। क्या बोलते हैं बेटा? सिलेरी मसल। ठीक है। अब जब तुम घर में और अंदर गए तो तुम्हें मिला घर के अंदर एक और स्विमिंग पूल। मैंने कहा भाई यार भाई, घर के अंदर एक और स्विमिंग पूल, बहुत अमीर लोग हैं। तो यानी आंखों के अंदर एक और तुम्हें लिक्विड पोर्शन मिलेगा, और वो जो लिक्विड पोर्शन होता है, वो लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोई बताएगा उस लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं, अरे बोलो, विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ये भी क्या होता है? फ्लूइड होता है यहां पे। अब जब तुम उसके घर के अंत में गए, एंड में गए, तो उन्होंने ना घर के एंड में एक स्क्रीन लगा रखी थी पिक्चर विक्चर देखने के लिए। सिमिलरली आंखों की जो एंड होती है ना, ये जो तुम एंड देख पा रहे हो आंखों का, इसमें ना एक स्क्रीन लगी होती है, ये स्क्रीन लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना, है ना, रेटिना, रेटिना। ठीक है, रेटिना। यहां पर क्या होता है? लाइट आके कंबाइन होती है, यानी इमेज बनती है रेटिना पे, इमेज बनती है रेटिना पे। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। एक बार इस पूरी कहानी को रिकैप करते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, डिडिंग डिंग डिंग, मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखी। हवेली दिखते ही मुझे लगा यार क्या खतरनाक चीज है भाई। और मैंने सोचा अब इसके अंदर जाते हैं। तो मैं अंदर गया तो मुझे एक दरवाजा मिला। दरवाजे को हमने बोला क्या? सबसे पहले जो चीज है कॉर्निया। कॉर्निया ने क्या करा? लाइट को रिफ्लेक्ट करा। मैं अंदर गया तो मुझे छोटा स्विमिंग पूल मिला। मैंने कहा वाह यार,
छोटे स्विमिंग पूल को क्या बोला, एक्वस ह्यूमर। फिर मैं और अंदर गया तो मैंने देखा अरे दरवाजा है, दरवाजे के अगल बगल में दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कौन है, आइरिस। दरवाजा कौन है, प्यूपिल। आइरिस क्या कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैं और अंदर गया, मैं अंदर गया तो मुझे भाई घर के अंदर कांच की चीजें दिखी, यानी मुझे क्रिस्टलाइन लेंस देखने को मिला। और उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल करते हैं सिलेरी मसल, ये इसके शेप एंड साइज को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद मुझे एक और स्विमिंग पूल दिखा, यानी मुझे विट्रस ह्यूमर दिखा। और लास्ट में मुझे एक स्क्रीन दिखी जिसमें वो पिक्चर देखते थे। ठीक है, तो यानी लास्ट में मुझे मिली रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनती है। ठीक है, अब पता है तुम्हें, ये जो इमेज बनती है ना भैया रेटिना पे, समझना, ये इमेज रेटिना पे बन गई, बट ये इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, सोचो। अरे मूर्खो, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, याद करो, डिडिंग 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 डिडिंग। रियल इमेज, रियल इमेज कैसी होती है, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनी वो उल्टी है। यानी ये पूरी दुनिया तुम्हें उल्टी दिखाई देती है, उल्टी दिखाई दे रही है भैया, मतलब कुछ सीधा है ही नहीं इस देश में, इस दुनिया में। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सिग्नल होते हैं ना इमेज के, ये ऑप्टिक नर्व तुम्हारे दिमाग तक लेके जाती है, और ये जो दिमाग होता है वो उस इमेज को फ्लिप कर देता है, फ्लिप कर देता है ये, और उस इमेज को सीधा कर देता है, और तुम्हें सारी चीजें सीधी दिखाई देती है। ठीक है, हाँ आई बात समझे। इमेज बनती उल्टी है, बट ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, जिसकी मदद से वो सीधा कर देता है। डन। पहले बताओ, अब इनके एक एक करके फंक्शन जानते हैं। पहले बताओ, क्या ये पूरी कहानी तुम्हें समझ आई, क्या तुम्हें कहानी में मजा आया, क्लैरिटी मिली, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं एक स्पॉट बताना चाहता हूं तुम्हें, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों, क्योंकि यहां पर रेटिना नहीं है, इस एरिया पे बेटा रेटिना नहीं है। और जहां पर भी रेटिना नहीं होगा, क्या वहां पर कभी कोई इमेज बन सकती है, क्या लगता है, बताओ, बताओ क्या लगता है, कभी कोई इमेज बन सकती है, हाँ फटाफट बताओ, नहीं बन सकती ना। तो इसलिए इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, बहुत बढ़िया, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब एक एक करके सबके फीचर्स को जानते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। आ जाइए आ जाइए। अच्छा, आई की एडवांटेज क्या होती है, हमारे चेहरे में आंखें सामने क्यों होती हैं, पीछे क्यों नहीं होती भैया, क्योंकि पहली एडवांटेज है, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी आप ऐसे देख सकते हो, है ना, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। हाँ, जैसे वो मोहल्ले में एक वो आंटी होती है ना, जो कि, देखो नॉर्मली एक इंसान का ना 360 डिग्री व्यू नहीं होता, मतलब आप सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का पूरा एंगल देख सकते हो। लेकिन हर मोहल्ले में एक आंटी होती है जिनके पास 360 व्यू होता है। उनको यह भी पता होता है पीछे वाले मोहल्ले के पीछे वाले घर में वो जो नेहा रहती है वो रात को कहाँ गई थी है ना, तो उनके पास 360 व्यू है। बट वैसे जो होता है वो हमारे पास वाइडर व्यू होता है, इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू, यानी आप पूरी तरीके से देख पाते हो। ठीक है जी, अब ह्यूमन आई के एक एक करके पोर्शंस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पोर्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राइट। वैसे तुम न्यू ईयर के रेजोल्यूशन क्या ले रहे हो इस बार, न्यू ईयर के क्या रेजोल्यूशन है तुम्हारे इस बार के, हाँ क्या ले रहे हो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, बताओ, बताओ। बहुत बढ़िया, अलग अलग है सबके। मोहित बोल रहा है कि इस बार मैं सब कुछ अचीव करके दिखाऊंगा। बेटा कितनी ही कोशिश कर लो या सब कुछ अचीव कर भी लो, उसको तो तुम फिर भी अचीव नहीं कर पाए ना है ना? तो कोई बात नहीं मोहित, कोई बात नहीं, बढ़िया। 2026, 2026 मेहनत करो, लग जाओ, लग जाओ, मेहनत करो, कमबैक होगा, बिल्कुल होगा कमबैक दोस्तों, बिल्कुल पढ़ाई में कमबैक होगा। वहां तो बेटा मैं भी कमबैक नहीं करवा पाऊंगा तुम्हारा, यही कर लेते हैं अपन कमबैक जो अपने हाथ में हम उसको कमबैक कर लेंगे। आ जाओ, सबसे पहला पार्ट होता है स्केलेरा। अब तुम पूछोगे स्केलेरा क्या होता है, वो जो आंख का पूरा आउटर सरफेस है ना, जो मैंने आपको आंख दिखाई, उस आंख का ये जो पूरा आउटर मोस्ट सरफेस तुमने देखा ना, ये पूरा जो पोर्शन तुमने देखा, ये क्या बन रहा है, जो तुमने पूरा पोर्शन देखा वो क्या होता है, वो होता है स्क्लेरा। ठीक है, यानी इट इज द आउटर कवरिंग द प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर दैट हेल्प्स द आई मेंटेन इट शेप। अगला आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी इसका काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर आता है एक्वस ह्यूमर, सुन ले भाई सुन ले। फिर आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या था, वो छोटा वाला स्विमिंग पूल। ये क्या करता है बेटा, ये एक लिक्विड होता है, यानी फ्लूइड होता है जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, its function is to maintain pressure and provide nutrient to the cornea and the lens। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आता है आइरिस। आइरिस किसका बॉडीगार्ड था बेटा, प्यूपिल का बॉडीगार्ड था। ठीक है, तो आइरिस एक प्रकार का मस्कुलर टिश्यू होता है, अ डार्क मस्कुलर टिश्यू, एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज आइरिस।
ठीक है, अब जो कलर होता है ना बेटा आइरिस का, वो डिटरमाइन करता है आपकी आंखों का रंग कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो जो तुम बोलते ब्लू आइज हिप्नोटाइज, तो आंखें का कलर ब्लू नहीं है, आइरिस का कलर ब्लू है, इसलिए तुम बोल रहे हो ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मैंने। समझ रहे हो बात को? एमसीक्यू पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द कलर ऑफ द आई। तो जो आइरिस का कलर होता है ना बेटा, जो आइरिस का कलर होता है वही कलर होता है आपकी आंख का। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, ये प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। ठीक है जी, बाकी प्यूपिल क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, एक छेद होता है, अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। ठीक है, अब प्यूपिल क्या करता है, अगर याद रखना, अगर ब्राइट लाइट आएगी तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, और अगर डिम लाइट आएगी, लो लाइट आएगी तो क्या आएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है, वही कॉन्वेक्स लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसका काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करके कहां ले जाना, रेटिना पे फॉर्म करवाना। ठीक है जी, इसका काम तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब आता है सिलेरी मसल, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो ये जो सिलेरी मसल है ना भाई, ये लेंस की शेप को बदलता है। ये लेंस की शेप को, कभी ये लेंस को मोटा बनाता है, कभी लेंस को पतला बनाता है, कभी मोटा बनाता है, कभी पतला बनाता है, कभी मोटा बनाता है, कभी पतला, मोटा पतला, मोटा पतला, चेंज करता रहता है। तुम बोलोगे क्यों चेंज करता है, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द लेंस विच अकर्स ड्यूरिंग द अकोमोडेशन ऑफ रिफ्लेक्स, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, है ना। कैसे चेंज करता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अकोमोडेशन वाले टॉपिक में। अभी के लिए इतना समझो कि सिलेरी मसल चेंज करता है। ठीक है, ट्रिक भी है मेरे पास, टेंशन मत लो। फिर आता है रेटिना। अब रेटिना ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम स्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि इमेज बनती तो इसी पे ही है। अब तुम सोच पा रहे हो कि इसमें इमेज कैसे बनती है, क्योंकि ना रेटिना के पास ना क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कुछ सेल्स होते हैं। कोई बता पाएगा रेटिना पे क्या प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं बेटा, फोटो रिसेप्टर। अब ये फोटो रिसेप्टर वो टाइप के सेल होते हैं जो कि ये लाइट वाले सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो यानी इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल। इट कन्वर्ट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्रकार के यहां पर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो दो प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कॉन और एक होता है रॉड। ठीक है, वो वाली रॉड नहीं बेटा जिससे कि तुम पिटोगे अगर नंबर नहीं आए तो, ये अलग है, रॉड और कॉन, रॉड और कॉन। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। ये जो रॉड होता है ना, रॉड, इनका काम क्या है, ये डिटेक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को, यानी लाइट कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उसको कौन डिटेक्ट करता है, रॉड सेल। कौन डिटेक्ट करता है, रॉड सेल। दीज आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट, दे हेल्प इन पेरिफेरल विजन, यानी ये बताते हैं कि कितना लाइट डिम है और कितनी ज्यादा है, यानी इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं। फिर आता है दूसरा जो कि कौन, दूसरा है क्या, कौन। अब ये जो कौन सेल है ना, ये आपको कलर्स के बारे में बताते हैं। एक बात बताता हूं, तुम्हें पता ही होगा, हमारे जो शोभित भैया हैं उनको एक छोटी सी बीमारी बोलो, क्या बोलो, वो है उनको कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस जिन जिन लोगों को है, जिनको रंग अच्छे से नहीं दिखते, वो क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनके जो रेटिना पे हैं, उनके रेटिना पे कौन सेल कम होते हैं या फिर कौन सेल अलग तरीके से होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ कलर नहीं दिख पाते। यानी कौन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स। ये जो हमें कलर्स दिख पाते हैं, ये कौन सेल की वजह से दिख पाते हैं। राइट, राइट, पता तो है ही तुमको, यस, पता तो है ही। हाँ, कैसे पता था, स्टोरी पता है तुम्हें, स्टोरी पता है तुम्हें, स्टोरी किस किस को पता है बताओ। तुम्हें वो स्टोरी पता है, क्या हुआ था एक बार, इनको हमने बोला था कि टी शर्ट लेके आओ, नेक्स्ट टॉपर की, नेक्स्ट टॉपर की जो नॉर्मल वाली टी शर्ट होती है, फिर ये वाली भी देखो, इसका कलर तुम समझ पा रहे होगे, लाइक इट इज लाइक ब्लूइश पर्पल टाइप का कुछ है कलर, है ना। तो वो भाई चलेगा लाने के लिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता था तब तक कि उनका तो थोड़ा सा सिस्टम कौन सेल की वजह से ढीला है, तो वो लिया बड़ी हंसी खुशी, अब भैया महंगी टी शर्ट, महंगी टी शर्ट लेके आ गए हम सबके लिए। फिर हमने देखा कि ये कलर तो हमारे कलर से मैच ही नहीं हो रहा, और वो हमसे लड़ रहे, भाई सेम ही तो है। हम कह रहे हैं कहां सेम है, अरे सेम ही, अरे कहां से, अरे सेम ही तो है। फिर थोड़ी देर बाद हमें फंडा क्लियर हुआ, ओ हो यहाँ तो थोड़ा सिस्टम ढीला है। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ। तो ये हुआ था। चलो, तो रॉड और कॉन आप समझ गए होंगे कि रॉड और कॉन सेल का क्या काम होता है। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। फिर आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर तुम्हें याद होगा, बीच में जो बहुत सारा लिक्विड होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर आईज एंड हेल्प दी आई कीप इट शेप, यानी आई शेप में रहे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बीच में एक लिक्विड होना चाहिए, और उस लिक्विड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर।
ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या है? ये वो नर्व है जो कि सिग्नल लेके जाती है रेटिना से ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व इज द बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट कैरीज द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। ठीक है, वही जो चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब तुम्हें पता चल गया होगा ब्लाइंड स्पॉट क्या है बेटा। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है देखना, द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना लैक सेंसरी नर्व सेल। यानी वो जो एक पोर्शन था ना, ये वाला जो पॉइंट है जहां से ये ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है, इस पोर्शन पे क्या नहीं होते? इस पोर्शन पे नर्व सेल नहीं होते, राइट? इस पोर्शन पे नर्व सेल नहीं होते, यानी रॉड और कौन नहीं होते, तो इस जगह पे इमेज नहीं बनती, और उसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है? चैट में लिख दो पीके अगर क्लियर है तो। अरे भाई ये तो बहुत इजी चल रहा है, इसमें भी 2-3 बच्चों के डाउट आ रहे हैं बेटा। कुछ लोगों की हालत पता है कैसी है? तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बोलते हैं ना कि बुरी संगति से दूर रहो। अब उनको ये कौन समझाए कि जिस बुरी संगति से वो दूर रहने के लिए बोलते हैं वो इन्हीं का ही लड़का है, इन्हीं की ही लड़की है, यही है वो जिससे उसके बाकी दोस्तों को दूर रहना चाहिए। उसको किसी और से दूर नहीं रहना, बट उसको दूसरे लोगों को उससे जरूर दूर रहना है तो बुरी संगति तुम ही हो रखे हो। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चल रहा है यार, इसमें क्या नहीं समझ आया तुमको यार? बताओ यार, इतना इजी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें भी दिक्कतें हो जा रही है। चलो, लाइट एंटर कॉर्निया, कॉर्निया से तुम्हें पूरा प्रोसेस बता दिया है ना। ये पूरी की पूरी समराइज्ड कहानी है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। अच्छा, डायग्राम याद रखना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, करे क्वेश्चन, बताओ। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? देखो, लाइट एंटरिंग जो होती है वो प्यूपिल, प्यूपिल के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है? प्यूपिल के थ्रू जाती है ना। प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर होती है। चलो, द मोस्ट रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर्स एट, यानी जो रिफ्रैक्शन होता है वो कहां पर होता है मेनली, कोई बताएगा? रिफ्रैक्शन कहां पे होता है? दो जगहों पे होता है बेटा, एक तो कॉर्निया पे और क्रिस्टलाइन लेंस पे। कॉर्निया पे और क्रिस्टलाइन लेंस पे। क्या लगता है आपको इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है? सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां होती है, सवाल ये है, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहला इसका जो आंसर होगा ना बेटा, वो एक्चुअली में होना चाहिए क्या? आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। क्योंकि जब लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर करती है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है कहां पे? आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया में मोस्ट रिफ्रैक्शन होता है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑन द ह्यूमन आई? रेटिना पे इमेज कैसे बनती है? बिकॉज रेटिना कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स दैट आर रॉड सेल एंड कॉन सेल, यानी उसके पास क्या है? नर्व सेल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पे इमेज बनती है। और फिर वो क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफर कर देता है कहां पे? मतलब वो जो ऑप्टिकल नर्व था उस इंफॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक ले जाता है, जिसकी वजह से आप इमेजेस को देख पाते हो। ठीक है, Why is image blurred when we enter water? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुमने कभी नोट करा हो कि आंखों पे जब पानी लग जाता है तो तुम्हें ब्लरी ब्लरी विजन आता है? तुमने कभी स्विमिंग करी होगी तो तुमने देखा होगा कि तुम गॉगल्स पहन के भी अगर पानी के अंदर होते हो तो भी तुम्हें क्लियरली नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? पता है क्यों? क्योंकि जो पानी है ना और ये जो तुम्हारा कॉर्निया है, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेम होता है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, यानी जो लाइट है वो प्रॉपरली बेंड नहीं कर पाती। यानी जो आप देख रहे हो ना, लाइट की वजह से देख रहे हो, वो लाइट आपकी आंखों में अच्छी तरीके से बेंड नहीं कर पाती, जिस वजह से रेटिना पे अच्छे से इमेज नहीं बन पाती। इस वजह से हमें क्लियरली नहीं दिखता। ठीक है, when we enter water in the open eyes the image appear blurred because refractive index of water is nearly same as that of cornea. As the result, cornea is unable to bend light rays sufficiently and light is not focused properly on the retina. ढंग से बेंड नहीं हो पाती, रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती। ओके, पता है सबको? पता है, बहुत बढ़िया। चलो, ह्यूमन आई कैन नॉट फोकस प्रॉपरली इन वेरी ब्राइट लाइट। क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब भी ब्राइट लाइट आती है ना तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, और फिर क्या होता है? बहुत कम लाइट आंखों के अंदर आ पाती है, इसलिए आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता। मतलब अगर तुम्हें बताऊं, ये जो स्टूडियो होते हैं ना हमारे, इन स्टूडियो में ना बहुत हाई लाइट्स लगी होती हैं। अगर तुम कभी आओगे तुम्हें दिखाएंगे। तो अगर तुम फर्स्ट टाइम आओगे ना यहाँ तो तुम्हारी आंखें ढंग से खुल नहीं पाएंगी,
फर्स्ट टाइम आओगे तो तुम्हें लगा अरे अरे भैया ये कहाँ आ गए है ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यूपिल जो होगा वो साइज छोटा कर लेगा, बहुत ज्यादा रोशनी होती है, ठीक है, तो इस वजह से क्लियरली आपको नहीं दिख पाएगा। चलो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है पावर ऑफ अकोमोडेशन। हेडिंग डालेंगे द पावर ऑफ अकोमोडेशन। पानी पी लो। ठीक है, ठीक है, ये जो तुमने नेक्स्ट टॉपर के ऐप को ये जो डेटिंग प्लेटफॉर्म बना लिया है ना कि एनी वन इंस्टाग्राम आईडी, बेटा मार खा जाओगे, ठीक है। और याद रखना एक लाइन है बहुत प्यारी कि चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या 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 शायरिया बोल देता हूँ भाई मैं। आया, तो आया पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ते क्या है बेसिकली, ये आपकी आंखों की एबिलिटी है, जो आपकी आंखों का जो लेंस है ना, जो आपकी आंखों का लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई रेफर्स टू द एबिलिटी टू एडजस्ट द लेंस कर्वेचर, यानी लेंस को कभी मोटा करेंगे कभी पतला करेंगे, टू फोकस ऑन द नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दिस एबिलिटी डिक्लाइंस विद एज, यानी एज के साथ साथ ये जो एबिलिटी होती है ये कम होती जाती है। अब मुझे बताओ ये एबिलिटी आई कहां से, ये आई कहां से? ये एबिलिटी आई भैया, ये आई होगी सिलरी मसल से। अब ना इसकी ट्रिक है, अब इसकी ट्रिक है, मैं तुम हंसोगे यार, तुम देखो ट्रिक है, ट्रिक तक सीमित रखना, मैं बहुत मार दूंगा। सुनो 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 सुनो, दूर से देखा, दूर से देखा तो पतला लग रहा था, पास आया तो मोटा हो गया। बेटा मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए, दूर से देखा तो पतला लग रहा था, पास आया तो मोटा लगने लगा। समझाता हूं क्या, जब भी कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे, जब भी कोई मान लो ऑब्जेक्ट यहां है तो आपका लेंस पतला रहेगा, यानी ऐसे थिन रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा तो लेंस को थिक करना पड़ेगा, लेंस को मोटा होना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज, अब दूसरी चीज कि मुझे ये बात बताओ कि लेंस मोटा कैसे हुआ होगा? पहले जब दूर था तो सिलेरी मसल रिलैक्स थे, दे वर चिलिंग आउट, दे वर जस्ट चिलिंग आउट, वो रिलैक्स थे, वो दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ। बट जैसे ही पास आया तो लेंस मोटा कैसे हुआ? क्योंकि सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, सिलेरी मसल क्या कर गए? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी दूर का ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो भैया सिलेरी मसल रिलैक्स है, चिल है, पास आती कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेंस को मोटा कर देता है, ठीक है। अगली चीज, मुझे एक बात मुझे बताओ कि अगर लेंस मोटा होगा तो क्या बढ़ेगा या क्या घटेगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो घटेगी और पावर बढ़ेगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो अगर फोकल लेंथ कम होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट पास आ गया तो पावर बढ़ेगी, और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ तो ज्यादा होगी लेकिन पावर जो होगी वो कम होगी, वो कम होगी, ठीक है, ठीक है। क्या है ट्रिक? दूर से देखा तो पतला लग रहा था, पास आया तो मोटा लगने लगा। यानी यानी एक बहुत सिंपल सी चीज है यार कि लेंस जो है वो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते हो तो पतला होता है, पास आते ही वो थिक हो जाता है। क्यों होता है? सिलेरी मसल पहले रिलैक्स थे, अब क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एंड फोकल लेंथ यहां पे कम, पावर ज्यादा, फोकल लेंथ यहां ज्यादा, पावर कम, बस यही है अकोमोडेशन ऑफ आई का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि फार ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है, पावर डिक्रीज कर जाती है, सिलेरी मसल रिलैक्स कर जाते हैं, लेंस जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं। बट अगर आप नियर बाय ऑब्जेक्ट में देखोगे तो लेंस जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है, पावर इंक्रीज कर जाती है, बस ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को समझ नहीं आता, बट आई होप अब तुम्हें ट्रिक से समझ आ गया होगा। बेटा पढ़ लो, बहुत मारूंगा, ट्रिक इज अ ट्रिक, ट्रिक इज अ ट्रिक बेटा, ट्रिक इज अ ट्रिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं फार पॉइंट और नियर पॉइंट की। नियर पॉइंट यानी कितने क्लोज तक मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता हूं। ट्राई करना, फोकस करना अपने हाथों पे, यहां तक,
अब इससे अगर आगे लाऊंगा ना मैं, तो क्या होगा, मुझे अब मेरे हाथ क्लियरली नहीं दिखेंगे। यहां तक मुझे मेरे हाथ क्लियरली दिख रहे हैं, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन का जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट यानी नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है जो आप क्लियरली देख पाते हो। अब आती फार पॉइंट, इतना दूर तक तुम क्लियरली देख पाओगे। तो तुम बोलोगे भैया वो मुझसे बोले तो सही, मैं तो उसके लिए चांद सितारे सब कुछ तोड़ लाऊंगा, हाँ, क्योंकि मुझे दिखता है चांद सितारे। यानी मेरा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, और सब एक इंसान का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यानी कितना भी दूर तक तुम देख सकते हो, राइट राइट। तो इसमें आप डेफिनेशन में डाल सकते हो कि नियर पॉइंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, यानी आंख पे जोर पड़े बिना जो आप आराम से देख सकते हो, वो होता है बेटा क्या, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, फार पॉइंट। ठीक है, वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, नॉर्मल आइज के लिए वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, बोलो जी। ठीक है, समझ में आया, मगज में आया, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। When a person shift his gaze from distance object to nearby object, यानी पहले मैं दूर का देख रहा था तो पतला लग रहा था, अब मैं पास का देखने लगा तो मोटा हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, तो जब भी कोई चीज मोटी, मतलब लेंस मोटा होगा, लेंस मोटा होगा तो क्या घटेगा, लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ घटेगी, पावर बढ़ेगी। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेस। ठीक है, अब तुम ट्रिक आ गई तुम्हारे पास, अब तुम कोई भी क्वेश्चन को कर लोगे। ऐसी ऐसी ट्रिक है जो कि आदमी कभी भूले, तुम भूल ही नहीं सकते कभी। एग्जाम में भाई मैं तो सोचता, सोचो तो सीबीएसई के एग्जाम में 10 लाख 12 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से करीब करीब 7-8 लाख बच्चे जो कि हमसे पढ़ के जाएंगे, वो बच्चे सब एग्जाम हॉल में ट्रिक लगा रहे होंगे। दूर से देखा तो पतला लगा, पास है, मतलब क्या ही हो जाएगा ना एग्जाम हॉल में। मूवमेंट बन जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा इस चैप्टर का, जो कि है डिफेक्ट्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं 2011 23 25 17 18 19 20 23, बताओ भाई इतने सालों से पूछा जा रहा है मायोपिया, मायोपिया, मेरा पिया, मेरा पिया, नहीं नहीं नहीं, मायोपिया। मायोपिया का एक प्रॉब्लम होती है जिसका एक और नाम होता है नियर साइटेडनेस। अब इस चीज को याद कैसे करें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में एक शब्द आता है माय, माय यानी मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं स्कूल में बेंच पे बैठा हुआ हूं, अब मुझसे दूर बैठी है नेहा, भाई मुझे देखना है नेहा को, पर मुझे दूर का दिख नहीं रहा। अरे मुझे दूर का दिख नहीं रहा यार भाई, अरे नहीं दिख रहा ना यार मेरे को, क्योंकि बहुत दूर, वो टीचर जो होते हैं वो दूर बैठा देते हैं, भाई क्या कर, तो अपन यहाँ बैठे, नेहा यहाँ बैठी, अब मैं देखने की कोशिश, पर नहीं दिख रहा। यानी यानी मायोपिया वो प्रॉब्लम है जो कि मेरी प्रॉब्लम है, और मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे दूर का नहीं दिख पा रहा। मायोपिया में क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट तो आपको दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी नियर का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी अब आप समझना, पर्सन क्या होता है, इसके अंदर नियर बाय ऑब्जेक्ट तो देख सकता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा। अब सवाल क्या आता है कि जो मायोपिया होता है ये क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है। तो देखो इसका पहले आप डायग्राम देखो, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार। ठीक है, अब देखो बेटा, नॉर्मली नॉर्मली जब भी आप कोई दूर से इमेज आती है तो वो रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन होता क्या है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो जो आई लेंस है ना वो ज्यादा मोटा हो गया, या तो ये जो आई बॉल है ना वो थोड़ी लंबी हो गई, यानी एलोंगेशन हो गया, वो थोड़ी दूर चली गई। उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, लाइट ऐसे बेंड करेगी और वो रेटिना से पहले ही इमेज बनेगी, और जब इमेज रेटिना से पहले बनेगी तो उस केस में क्या होगा, आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा, है ना, अरे हाँ है ना। तो दो केस हैं, या तो ये आईबॉल लंबी हो गई होगी, या तो क्या हुआ होगा कि ये जो लेंस था ना ये ज्यादा मोटा हो गया। अब लेंस ज्यादा मोटा होगा तो वो जल्दी कन्वर्ज करेगा लाइट को, राइट। तो इसके दो ही रीजन है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, ये दो इसके रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अब सवाल है कि इसका, अब सवाल क्या है बेटा, अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। लाइट यहां बन रही है, इमेज यहां बन रही है, इमेज को यहां से यहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे बोलो। इसको हम पहुंचाएंगे एक
आगे हम लगा देंगे इस लेंस का नाम बता दो, कॉनकेव लेंस, राइट। जब हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो लाइट आ रही होगी उसको दूर फेंकेगा, उस लाइट को, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब वो डाइवर्जिंग लेंस ऐसे आएगा और अब जाके जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, वो बनेगी आपकी रेटिना पे, राइट। तो आप देख सकते हो हमने क्या करा, इसका करेक्शन कैसे करा, इसमें हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया जिससे कि अब जो इमेज बन रही है वो आप देखो रेटिना पे बन रही है। इसलिए अगर आपको दूर का नहीं दिखता है ना, अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं बेटा, तो आप देखोगे मेनली मेनली तुम में से 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो चश्मे लगे होंगे उसके अंदर जो लेंस लगा होगा वो कॉनकेव लगा होगा। क्यों? क्योंकि मेनली ये जो प्रॉब्लम होती है ये आप और मेरे जैसे लोगों में ही होती है, यंग लोगों में ही होती है। हमें दूर का नहीं दिखता, हमें पास का तो दिख जाता है, राइट। तो इसलिए तुम्हारे मेनली जो चश्मा लगा होगा उसके अंदर जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव, राइट। कॉनकेव, कॉनकेव, क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या ये लॉजिक समझ पाए तुम? मायोपिया को कैसे याद करोगे, मेरी प्रॉब्लम है मायोपिया, माय प्रॉब्लम, मुझे दूर का देखना है, मुझे नहीं दिख पा रहा। रीजन क्या है, दो रीजन याद रखना, डायग्राम याद रखना, सोल्यूशन क्या है, कॉनकेव लेंस को लगा देना। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया उन लोगों की बीमारी है जो कि हाइपर हो जाते हैं बात बात पे, जैसे कि अपने मम्मी पापा बात बात पे हाइपर तो हो जाते हैं ना। देखो अगर आप आंटी जी अंकल जी अगर आप इस लाइव को देख रहे हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के माफी है, मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता था कि हाइपर हो जाते हो, है ना। मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो पहले ही सॉरी, ठीक है। तो हाइपर हो जाते हैं, राइट, राइट, हाइपर हो जाते हैं। अब उनको क्या प्रॉब्लम होगी, अगर तुमने नोट करा होगा तुम्हारे पेरेंट्स में, जब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। मेरे को एक बार बाहर जाना था, मेरे को एक बार बाहर जाना था, ठीक। तो पापा ने चश्मा नहीं लगाया हुआ, इमेजिन कर लो पापा ने चश्मा नहीं लगाया हुआ, मेरे को कहीं बाहर जाना है। अब दूर का तो दिख गया उनको कि ये कहीं बाहर जा रहा है और मुझे रोक लिया, बट पेपर पढ़ रहे थे, वो नहीं पढ़ा जा रहा बिना चश्मे के, यानी मैं तो फंस गया बट पेपर नहीं पढ़ पा रहे, है ना, है ना, है ना। मुझे देख लिया उन्होंने कि कहां जा रहा भाई है, क्यों क्यों भाई, कहां कहां, है ना, और पेपर नहीं पढ़ा जा रहा। यानी हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है कि आप दूर का तो देख पाते हो बट पास का नहीं देख पाते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, यानी दूर का दिखता है लेकिन क्लोज का नहीं दिख रहा होता। ठीक है, अब इसके रीजन क्या होते हैं बेटा, इसके रीजन क्या होते हैं? इसका रीजन ना उसका एकदम अपोजिट है। इसमें जो इमेज बनती है ना वो पीछे बनती है, यानी यानी अब देखो इमेज जो है वो पीछे बनने लग गई है ना, बननी यहां थी बट बन कहां रही है, पीछे बन रही है, डायग्राम याद रखना। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं? व्हाट आर दी टू मेन रीजन? सबसे पहला, या तो आई बॉल ही छोटी है, या तो आई बॉल ही छोटी है ना, इमेज पहले मतलब बाद में बन रही है तो यानी आई बॉल ही छोटी है, या तो दूसरा और सबसे लॉजिकल रीजन, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, यानी जो फोकल लेंथ है ना आई लेंस की वो बहुत लंबी है, जिस वजह से जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये दो रीजन है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका करेक्शन क्या है? तो इसमें हम उल्टा लेंस लगाएंगे, वहां कॉन्केव लगाया था, यहां हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। अब क्या होगा, ये कन्वर्ज करेगा लाइट को और अब रेटिना पे इमेज बनने लग जाएगी। बताओ ये दोनों डायग्राम क्लियर है क्या, जल्दी से बताना। ठीक है भैया, याद कैसे करेंगे? देखो ट्रिक तो मेरे पास इसके लिए भी है, पर मैं बताऊंगा तो तुम हंसोगे। भाई मैं पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ट्रिक तो है, ट्रिक अपने पी के ट्रिक तो है। तो देखो बेटा, अब कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चों को याद नहीं रहता कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगाना होता है करेक्शन के लिए, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाना होता है। आप सबके साथ भी हो रहा होगा इश्यू। इसका सोल्यूशन क्या है, मायोपिया है मेरी प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम, यानी मुझे दूर का नहीं दिख रहा, मेरी प्रॉब्लम है ना। और मुझे क्या पसंद है, मुझे केव पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ केव में जा रहा हूं, गुफा में जा रहा हूं, बस बस ऐसे। ये मायोपिया हमारी प्रॉब्लम है, हमें क्या पसंद है, हमें केव में जाना, दोस्त के साथ जाना पसंद है। ठीक है, यानी यानी कॉनकेव लेंस वहां पर लगेगा, कॉनकेव। मायोपिया मेरी प्रॉब्लम, मुझे क्या पसंद है, केव पसंद है, मैं गया कॉनकेव लगाया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉन्वेक्स। अब यहां उल्टा हो गया, मैं बहुत मारूंगा, मैं बहुत मारूंगा बेटा, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात।
मजाक की बात नहीं हो रही है अभी, अभी सीरियसनेस हो रही है, बस मेरी हंसी निकल जा रही है थोड़ी थोड़ी, बट ठीक है। पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो, आ जाओ यार, पढ़ लो यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज पढ़ लो प्लीज, आ जाओ। चले, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, याद होगी, ठीक है, याद होगी, बात खत्म, बात खत्म, चलो 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 चलो, बात बात खत्म होगी, बात खत्म होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई दो बीमारियां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया क्या है? ओल्ड एज में ऐसी एक स्थिति आती है जब ना दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, राइट? देखा होगा आपने, दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि आपको मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी, दोनों है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है जो सिलेरी मसल होते हैं ना, जो कि फोकल लेंथ को चेंज करते थे, वो बेचारे वीक हो चुके हैं एज के साथ। अब वो क्या हो रहे हैं ना, वो बेचारे चेंज नहीं कर पा रहे, और जब वो चेंज नहीं कर पाएंगे, देखो ये सिलेरी मसल, ये आई लेंस, वो उसको कभी मोटा कर रहे थे, पतला कर रहे थे, मोटा कर रहे थे, पतला कर रहे थे, मोटा कर रहे थे, पतला कर रहे थे। अब क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है कि अब वो काम नहीं कर पा रहे, राइट? बहुत बढ़िया। यानी यानी प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया इज कॉज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल एंड लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। एक तो आई लेंस भी बेचारा फ्लेक्सिबल नहीं रहा, राइट? और उसके अलावा अपना ये जो बेचारा सिलेरी मसल था ये भी वीक हो चुका है ना, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, ये बाईफोकल लेंस कैसे दिखते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूं। इस प्रकार से बनते हैं, अगर आपने देखा हो तो, दो साइड चेहरे आपको बनाने हैं, ठीक है, दो साइड चेहरे, ठीक है। ये है क्या? ये है हमारा बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का मतलब क्या है कि देखो, आप अगर नीचे देख पा रहे हो तो यहां पर ये वाला जो एरिया है, यहां पर तो है कॉनवेक्स लेंस, और ऊपर वाले में है कॉनकेव लेंस, यानी दोनों लेंस आ जाते हैं इसके अंदर। तो अगर आप दूर का देखोगे तो भी सही दिखेगा, पास का देखोगे तो भी सही दिखेगा, ठीक है। ओके जी, डन है। ड्राइंग का अवार्ड दे दो भैया को, वाह यार, हाँ ड्राइंग का अवार्ड ले जाऊंगा मैं। अब बेटा ऐसी ऐसी ड्राइंग, अपनी अपनी ड्राइंग इज लेवल अप, लेवल अप, यस। यू डोंट नो, यू गाइस डोंट नो माय ड्राइंग इज सो गुड दैट पिकासो गेव मी अवार्ड, और उस पर लिखा था कि अगली बार मत बनाना ड्राइंग ठीक है, हाँ चलो। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ध्यान है। करेक्शन कैसे करते हैं? बाईफोकल लेंस को यूज करके। बाईफोकल लेंस से दोनों की दोनों चीजें क्लियर आउट हो जाती हैं। प्रेस बायोपिया समझ गए, मायोपिया समझ गए, हाइपरमेट्रोपिया समझ गए। अगला होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में फर्क नहीं पता चलता। यानी अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाऊं और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊं, तो अगर तुम्हारी आंखों में इनको देखने में स्ट्रेन हो रहा है, अगर आपकी आंखों में इनको देखने में आपको स्ट्रेन हो रहा है, आप देख नहीं पा रही हो कि कौन सा वर्टिकल है, कौन सी हॉरिजॉन्टल है, तो आपको एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, ठीक है। पर्सन कैनॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन। अब इसका रीजन क्या होता है, कॉज क्या होता है? क्या होता है ना कि कुछ कुछ केसेस में जो कॉर्निया होता है ना, उसकी शेप में कुछ दिक्कत आ जाती है, यानी इररेगुलर शेप्ड कॉर्निया, या फिर कभी कभार वो जो लेंस होता है ना वो खराब हो जाता है, यानी डिस्टॉर्टेड लेंस हो जाता है। ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। सोल्यूशन क्या है? एक डिफरेंट लेंस आता है जिसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, है ना। सिलेंड्रिकल लेंस आता है जिसको आप लगाते हो, थोड़ा मोटा चश्मा होता है, उसको आप लगाते हो तो उससे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है, ठीक है जी। डन है, डन है, हाँ जी, हाँ जी, चलो। अब आती है अगली बीमारी जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट आप सबने सुना होगा, हिंदी में मोतियाबिंद, कभी ना कभी तो सुना होगा, मोतियाबिंद हो गया। हाँ, तो कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो लेंस होता है ना वो मिल्की हो जाता है, यानी व्हाइट कलर का हो जाता है, जिस वजह से देखना बंद हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट। उसके ऊपर एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन चढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें दिख नहीं पाता, ठीक है। ये मेनली ओल्ड एज के अंदर जाकर हो रहा होता है। अब इसका जो सोल्यूशन है वो आजकल बहुत सिंपल है। कैटरेक्ट की एक सर्जरी होती है ना, एक सर्जरी होती है जिससे ये पूरी की पूरी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लेंस कैसा होता है, लेंस कैटरेक्ट में ऐसा हो जाता है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मेरे हिसाब से दिख रहा है, मतलब थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, आप ऐसे समझ लो। यानी पहले लेंस तो ऐसे होता था क्लियर, अब इसमें लेंस क्लाउडी हो जाता है, क्लाउडी,
मिल्की। समझ आया तो पीके लिख दो। अगर आपको ये सारे के सारे जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो हम फटाफट से क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे पहले पीके लिख के बता दो, यहां तक का सब डन है? डन है, चलो ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन, बताओ। An older person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscle, diminished flexibility of eye lens. If the defect in the vision is A, which can be corrected by a lens B, then A and B are? क्या लगता है? बहुत इजी है यार। बी। बी आया सबका? बी आया ना? द पॉसिबल वे, समझ तो आया ना क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, कि बीमारी है जिसमें कि सिलेरी मसल वीक हो गया, प्रेस बायोपिया की वजह से होगा, उसका सोल्यूशन क्या होता है? बाइफोकल लेंस। द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आईबॉल आर एलोंगेटेड। अगर आईबॉल एलोंगेट हो गई, मान लो एक आईबॉल थी वो लंबी हो गई है, अब क्या होगा कि इमेज ना यहां बनेगी। आपको पता होगा आईबॉल एलोंगेट कब होती थी? मायोपिया में। मायोपिया का एक रीजन था ना, आयोपिया मतलब ये आईबॉल एलोंगेट हो जाना। और मायोपिया में करेक्ट कैसे करते थे हम करेक्ट किया करते थे मायोपिया मेरी प्रॉब्लम, मुझे क्या पसंद थी? मुझे केव पसंद थी, यानी उसका आंसर होगा कॉनकेव, बी। बी, ठीक है। ये थोड़ा देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहे होते हैं। आपको मैं दिखाता हूं। अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, यानी मुझे ना, मैं 25 सेंटीमीटर में पढ़ नहीं पा रहा हूं, इमेजिन करो मुझे 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। तो मेरी बीमारी क्या है? मुझे पास का नहीं दिखता, मुझे दूर का दिखता है। इस बीमारी को बोलते थे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। नेम द डिफेक्ट, डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। लिस्ट टू कॉजेज, कॉजेज क्या थे हाइपरमेट्रोपिया के? वो दोनों कॉजेज आपको याद रखने हैं, है ना? वो दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? या तो आईबॉल छोटी हो गई है, याद आ गया ना? हाँ ठीक है। और क्या है? ड्रॉ दी लेबल डायग्राम शोइंग करेक्शन। वो जो करेक्शन वाला डायग्राम था ना, जिसमें कि हम क्या लगाते थे? ये एक लेंस लगाते थे, है ना? तो वो वाला जो डायग्राम था वो आपको इसमें ड्रॉ करना था, राइट? ओके जी, ओके जी, ओके जी, हाँ जी, चलो डन। द पर्सन यूजेस लेंस ऑफ पावर 0.5D इन स्पेक्टेकल्स, करेक्शन ऑफ हिज विजन। नेम द डिफेक्ट। देखो एक एक इंसान है चिंटू लाल, वो 0.15 -0.15 डायोप्टर का एक लेंस यूज कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन से लेंस की पावर नेगेटिव होती थी? याद है क्या तुम्हें? कौन से लेंस की पावर नेगेटिव होती थी? भैया जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर भी नेगेटिव। अच्छा फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती थी? भैया फोकल लेंथ जो होती थी ना, वो कॉनकेव वाले की नेगेटिव होती थी, राइट। यानी चिंटू लाल जो लेंस यूज कर रहा है वो है कॉनकेव, वो है कॉनकेव, ठीक है। तो आप मुझे बताओ चिंटू लाल को कौन सी बीमारी होगी? कॉनकेव लेंस कब लगाया जाता है? मेरे को क्या पसंद था? गुफा। मेरी प्रॉब्लम क्या थी? मायोपिया, राइट। तो डिसीज क्या है? मायोपिया, बहुत बढ़िया। लिस्ट टू कॉजेस, कॉजेस लिख देना। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। आप निकाल सकते हो, पावर इक्वल्स टू 1/f होता है ना? तो फोकल 1/p, ठीक है। तो 1/0.5, ये माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका 0.02, तो -2 मीटर, ये आ गया फोकल लेंथ, ठीक है। बहुत बढ़िया। कहां गया भाई? अरे क्या हो रहा है ये? है? क्या हो रहा है भाई? खुद चला था ना अभी, खुद चला था ना अभी। क्या हो रहा है भाई? भाई भाई मैं भाग जाऊंगा। अब मैं भाग जाऊंगा, अब मैं भाग जाऊंगा भाई, अगली बार वो मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा यार। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई? कहाँ आ गया हूं मैं? पता नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डायग्राम आपको देखना है,
और आपको बताना है कौन सा डिफेक्ट है। किस डिफेक्ट में इमेज पीछे बनती थी बेटा, अगर आपको याद हो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इमेज यहां बनती थी, इस वजह से हम एक लेंस लगाते थे यहां पे और उसको हम इमेज को यहां बनाते थे, ठीक है। तो डिफेक्ट कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। कॉजेस क्या है, कॉजेस आपको पता ही है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट विजन इज करेक्टेड। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस आगे लगाना है और वो वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वरुण इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड यूज्ड द कॉपी रेगुलरली फ्रॉम द नोटबुक ऑफ हिज फ्रेंड। यानी एक लड़का था, वो क्या करता था, ब्लैक बोर्ड पे देख नहीं पाता था, वो बगल में देखता रहता था। और वो लड़का तुम में से कोई होगा, ब्लैक बोर्ड पे दिखता नहीं है, बगल वालों की देखते रहते हैं, ठीक है। ये फंसते तब हैं लोग जब बगल वाला भी गलत लिख रहा होता है और ये इसका छाप छाप के गलत लिख जाते हैं है ना। तो वो देख रहा था। अब क्या बोल रहा है, वॉट इज इन योर व्यू इज रॉन्ग विद वरुण आई, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। वरुण को मायोपिया है क्योंकि वो दूर का नहीं देख पा रहा है ना, और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, कॉनकेव लेंस को लगाकर, ठीक है। इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब वरुण टू यूज लेंस ऑफ पावर 0.5 diopter, what is the type of lens, lens is the concave lens, ठीक है। राइट दी वैल्यूज डिस्प्लेड। अब ये वो वैल्यू वाला सवाल है कि ये बताओ सुधीर एंड हिज टीचर की क्या वैल्यू थी। यानी अगर आप पूरा केस बेस पढ़ोगे तो सुधीर क्या करता था, सुधीर जो करता था उसकी मदद करता था। तो सुधीर का बड़ा हेल्पिंग नेचर है, टीचर का बड़ा हेल्पिंग नेचर है। वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं होते वैल्यू बेस्ड कि बताओ क्या सीखा, इसमें कुछ भी लिख के आओ, नंबर तो सबको मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन ना बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इतने क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक के इसलिए कराए हैं क्योंकि यहां से जो सवाल है ना वो केस बेस वाला ऐसा सवाल बन के आता है, ठीक है, 4 नंबर के अंदर। तो आप तैयार रहना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपको मैं खुद दे रहा हूं करने के लिए, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप करोगे खुद से बेटा, कर लेना, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये भी वही है, सेम ही है, एक केस दे रखा है पूरा का पूरा और उसके आंसर देने, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो कि है प्रिज्म। हेडिंग डालेंगे प्रिज्म। पानी पी लूं यार। पता है तुम्हें, कुछ लोगों की, तुम में से ही कुछ लोगों की जो जॉब थी ना वो चली गई है। जो तुम्हारी सबसे जरूरी नौकरी थी वो जा चुकी है बेटा। क्या थी तुम्हारी नौकरी, दिन भर बैठ के इस उंगली से स्क्रॉल करते रहना। इंस्टाग्राम ने अब एक फीचर डाल दिया है ऑटो स्क्रॉल का। ऑटो स्क्रॉल का बटन दबाते ही अब खुद ही रील भी स्क्रॉल होती रहेंगी। एक ही तो काम था पूरे दिन का, वो भी छीन लिया तुमसे है ना। एक ही काम था बेटा, वो भी छीन लिया गया है। अब वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहेगा, अब वो उंगली भी नहीं लगानी पड़ेगी, अब वो खुद होता रहेगा। भाई क्या ही कर रहे हैं यार लोग, देख रहे हो तुम, मजा ही आ जाएगा। चलो प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म 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 जो है वो क्या होता है, एक ट्राइंगल शेप का ग्लास का बना हुआ एक, क्या है, ग्लास की एक, आप ये देख पा रहे हो, इस प्रकार से प्रिज्म आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, ये जो टॉप होता है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं, एपेक्स। और इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कभी कभार काम आता है, ठीक है। ऊपर वाला एपेक्स, ये बेस। ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म इस प्रकार से दिखता है। अब प्रिज्म पे ना आजकल, पिछले साल से पहले नहीं आते थे सवाल, बट आजकल प्रिज्म पे क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। तो पहली चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, रिफ्रैक्शन बोल दो, रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू प्रिज्म। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल, तुम्हारी तरह मोनोक्रोमेटिक लाइट भी सिंगल है, ये सिंगल है भैया। ये बोल रही है कि हम अकेले हैं, हम में कोई रंग नहीं है। जैसे तुम्हें पता होगा व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, अभी आगे बताऊंगा भी, बट ये सिंगल है। याद रखना, जब भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म पे टकराएगी तो क्या होगा। चलो डायग्राम देखते हैं, आ जाओ डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम भी इसी ईयर 2025 में ये इजी सा डायग्राम ड्रॉ करने को आ गया था, बट ठीक है। ये प्रिज्म है। अब देखो एक लाइट आएगी, मान लो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है लाइट टकराई। मुझे एक बात बताओ, ये है रेयरर, ये है डेंसर। आर डी शर्मा को क्या पसंद था, नॉर्मल पसंद था, तो नॉर्मल के ऊपर ही मुड़ जाएगा। तो ये नॉर्मल है, तो ये देखो ये जानी इसको सीधा था, बट ये नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सीधा 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 जाता रहेगा। अब ये डेंसर है, ये रेयर है। डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है, यानी नॉर्मल के अवे जाएगा। तो यानी ये देखो ये नॉर्मल है ना, अब ये नॉर्मल के अवे दूर की तरफ जाएगा।
यानी रे ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे निकल गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लास्ट वाला एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, जहां से रे ऑफ लाइट निकलती है। ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर एक छोटी सी टर्म होती है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि इमेजिन करो, अगर अगर प्रिज्म बीच में नहीं आता तो जो इंसिडेंट रे थी और जो इमर्जेंट रे अब आई है उनके बीच का एंगल क्या है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी अगर प्रिज्म नहीं आता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आगे जाती जाती, बट क्योंकि प्रिज्म आ गया तो इमर्जेंट रे यहां जा रही है। तो अब ये इमर्जेंट रे को पीछे से ट्रैक करो और इनके बीच का ये जो तुम एंगल देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल आप बोल सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भैया, इसके अंदर कोई डाउट? बहुत बेसिक डायग्राम था, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है क्या, कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को छोड़ो, अगर कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म में से निकलेगा तब क्या होगा। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट तो सिंगल है, बट व्हाइट लाइट के पास 7 अलग अलग रंग होते हैं, विबग्योर, आपको पता होगा। तो अब क्या होगा, जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है ना तो ये अपने असली रंग में बिखर जाती है, अपने असली रंग दुनिया को शो कर देती है, रियलिटी शो कर देती है। ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है, जैसी ये व्हाइट लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद ये 7 रंगों में टूट जाते हैं और वो 7 रंग क्या होते हैं, विबग्योर। और कलर का जो नंबरिंग होती है वो याद रखना, नीचे से स्टार्ट करोगे विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, ठीक है, वो नहीं है ये BYOG, ब्रिंग योर ओन बोतल, नहीं, ये है विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा जो बेंड हुई लाइट वो कौन सी थी, वॉयलेट। देखो कितनी ज्यादा बेंड हो गई। सबसे कम कौन सी बेंड हुई बेटा, सबसे कम कौन सी बेंड हुई बताओ, रेड। सबसे कम हुई रेड। ठीक है, तो रेड ऊपर वॉयलेट नीचे। ठीक है भैया, हमको ये समझ आ गया। बट भैया हमें एक चीज समझ नहीं आई कि जो लाइट है ये प्रिज्म में बेंड क्यों हो रही है, वाई? अरे बोलो क्यों, वाई लाइट जो है वो बेंड क्यों हो रही है। और ये जो लाइट का जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख लेना, द फिनोमिना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इस पूरे प्रोसेस को डिस्पर्जन बोलते हैं। और कलर क्या होते हैं, कलर होते हैं विबग्योर। क्या होते हैं, विबग्योर। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यार ये हो क्यों रहा है यार, वाई वो अपने 7 रंगों में क्यों शो कर रही है, इसका रीजन पढ़ना, कॉज क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। देखो होता क्या है ना, जब एक लाइट जा रही है एयर में, वैक्यूम में, तो सारे कलर्स का जो स्पीड होती है ट्रैवलिंग की वो सेम होती है। लेकिन जैसे मीडियम बदलते हैं तो उस मीडियम में हर एक कलर की जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, जिस वजह से कुछ लाइट ज्यादा बेंड कर जाती हैं, कुछ कम बेंड कर जाती हैं। यानी रीजन देखो, इन अदर मीडियम दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड एंड बेंड एट द डिफरेंट एंगल कॉजिंग लाइट टू डिस्पर्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। ठीक है, यानी वैसे तो वैक्यूम में तो सीधा चलते हैं, लेकिन जब मीडियम बदलते हैं तो मीडियम की वजह से क्या होता है यार, ये बेंड हो जाते हैं। और दूसरा रीजन, इनकी स्पीड बदल जाती है, जिस वजह से ये अलग अलग आपको दिख रहे होते हैं। पर क्या तुम्हारे मन में एक सवाल आया, मुझे बताना तुम्हारे मन में सवाल आया या नहीं आया। हमने ना लाइट वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम बताओगे, ग्लास स्लैब। किस किस को याद है, ग्लास स्लैब याद है? ग्लास स्लैब में आपने एक चीज पढ़ी थी क्या, यार भैया ग्लास स्लैब में तो डिस्पर्जन नहीं हो रहा था, तो आखिर ये जो डिस्पर्जन है ये सिर्फ प्रिज्म में क्यों हो रहा है, वाई ओनली प्रिज्म, प्रिज्म में ऐसा क्या खास है, सोच पा रहे हो? मतलब ग्लास स्लैब में तो नहीं हुआ था डिस्पर्जन, प्रिज्म में क्यों हो रहा है, सोचा? मैं बताता हूं इसका रीजन, देखना बेटा। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन हैपेंस ओनली ड्यू टू द प्रिज्म एंगल। यानी ये जो प्रिज्म का एंगल है ना, ये ग्लास प्रिज्म में तो पैरेलल है, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। लेकिन यहां पे क्या है, एक एंगल है, उस एंगल की वजह से यहां पे लाइट क्या होती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है, विच आर नॉट पैरेलल लाइक इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पैरेलल है। दिस यूनिक बेंडिंग एट डिफरेंट एंगल्स कॉजेज व्हाइट लाइट टू स्प्रेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। राइट, समझे आप? बहुत बढ़िया, आप समझ गए कि ठीक है भैया डिस्पर्जन क्या है और सिर्फ प्रिज्म क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका एक स्पेशल एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए यार, देखो आप ये याद रखना कि
जिन कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिन कलर की ये वेवलेंथ का सिंबल होता है बेटा, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, एंड उसकी बेंडिंग कम होगी। ये आपको याद रखना है। ऐसे याद कर लो, वो देखिए पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वेवलेंथ इज द पावर। जिसकी पावर ज्यादा वो झुकता नहीं है, और जिसकी वेवलेंथ कम यानी पावर कम वो झुक जाएगा भैया जल्दी, है ना, झुक जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें याद रखना है सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड की, सबसे ज्यादा रेड की होती है, और सबसे कम होती है वॉयलेट की। किसकी, वॉयलेट की। इस वजह से अगर तुमने वो देखा हो विबग्योर, तो रेड तो बहुत कम बेंड हुआ है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ताकत ज्यादा, झुकेगा नहीं भाई। लेकिन वॉयलेट जो है वो ज्यादा बेंड हुआ है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, स्पीड कम है, और बेंडिंग ज्यादा। आई बात समझ में बिडू, आई क्या समझ में, जल्दी बताओ। ऑल गुड, क्लियर है क्या। चलो, पता है, आज मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग रील देखी थी। उस रील में पता क्या था, उस रील में पता क्या था, तुमने कभी नोट करा है कि सेंटा क्लॉज हमेशा लड़का क्यों होता है, लड़की क्यों नहीं होता। क्योंकि लड़कियां सेम ईयर पे यानी नेक्स्ट ईयर सेम कपड़े कभी रिपीट करती नहीं है। सेंटा क्लॉज पिछले साल भी वही कपड़े पहन के आ रहा है, आज भी। ये लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियों को तो हर दिन नए कपड़े चाहिए भाई, अगले साल कैसे कपड़े रिपीट कर लेंगी। इस वजह से लड़के ही सेंटा क्लॉज बन सकते हैं, कभी लड़कियां सेंटा क्लॉज नहीं बन सकती। ठीक है, चलो, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब देखो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है ना, जो कि अपने न्यूटन बाबा जी ने दिया। उन्होंने क्या बोला कि अगर एक लाइट डिस्पर्स हो रही है 7 रंगों में, अगर आप उसके सामने एक उल्टा प्रिज्म रख दोगे, इस प्रकार से उल्टा प्रिज्म रख दोगे, तो वो लाइट वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी को उन्होंने बोला रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट। ठीक है, 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकंबाइंड टू गिव बैक व्हाइट लाइट बाय पासिंग 2 प्रिज्म, वन अपसाइड डाउन। ठीक है, एक को सीधा रखो, एक को उल्टा रखो, वापिस से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, वेरी सिंपल। चलो, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी छुट्टी नहीं है, पहले ही बोल चुका हूं, क्लास लंबी चलेगी, पढ़ लो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, इट बेंड्स। कहां पर, कहां बेंड करेगी। जब भी एक रे ऑफ लाइट पास होती है, वो ऐसे जा रही थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो बेस की तरफ, नीचे की तरफ बेंड करेगी। कैसे, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स दी बेस, है ना। एपेक्स क्या होता है बेटा, एपेक्स टॉप होता है, एपेक्स टॉप होता है, टुवर्ड्स दी बेस। डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म अकर्स बिकॉज, डिस्पर्जन क्यों होता है, क्योंकि जो स्पीड होती है, क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट डिफर्स फॉर डिफरेंट कलर। इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है जी। अ रे ऑफ लाइट passes through a glass prism, when do light, क्या, when do light ray refractive, as the light ray enters the prism from the air, as the light ray travels inside a prism, as the light moves from the prism into the air। समझ नहीं पाया क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश करिए। A ray of light passes through a glass prism, ठीक है, एक बार वापस रीड करते हैं। When do the light ray get refracted, कौन से पार्ट पे लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी। पहला ऑप्शन, as the light ray enters the prism, जब प्रिज्म में जाएगी तो क्या लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, उस पॉइंट पे तो रिफ्रैक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। एज द लाइट रे ट्रेवल्स इनसाइड द प्रिज्म, अगर वो अंदर ट्रेवल कर रही है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। एज द लाइट रे मूव्स फ्रॉम द प्रिज्म इनटू द एयर, यानी थर्ड में भी करेगी, फर्स्ट में भी करेगी, फर्स्ट एंड थर्ड। अंदर जाना और बाहर जाना दोनों में लाइट रिफ्लेक्ट हो और रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है। इस क्वेश्चन को करके बताओ। अ नैरो एक्स वाई ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एबीसी शोन इन द डायग्राम, ट्रेस दी शीट। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस इसको पूरा करना है। तो पहले लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, अब ये 7 रंगों में टूट चुका होगा, अब यहां पर आपको अलग अलग कलर दिख जाएंगे, और कलर का ऑर्डर याद रखना, विबग्योर। तो ये आपको बस कंप्लीटली ड्रॉ करना था, ठीक है, विबग्योर, ये कलर का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। चलो, a student traces the path of ray of light through a glass prism as shown in a diagram, but leaves it incomplete. Redraw and complete the diagram. Also label angle of incidence, angle of
इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी आपको पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है। वो जो मैंने अभी प्रिज्म वाला डायग्राम नहीं दिखाया था पूरा पूरा, वो डायग्राम आपको इस क्वेश्चन में बना के आना था। चलो, ये थे हमारे प्रिज्म के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, रेनबो फॉर्मेशन की तरफ। आ जाओ, रेनबो, रेनबो, एक मिनट पानी पी लूं। चलो यार, वैसे तुमने नोट करा, अब तो जनवरी आ गया यार, है ना, जनवरी आ गया, कितना पास आ गया। याद है तुम्हें वो वादे जो कि तुमने 2025 की स्टार्टिंग में करे थे, हम पूरे कर पाए? अगर नहीं कर पाए पूरे, तो कोशिश करना इस साल, मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 में जितने भी खुद से वादे करो ना, वो सारे पूरे कर लेना। ठीक है, ये जो चीजें होती है ना, नया साल स्टार्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे समझना कि आज तक जो हुआ है वो जो भी था, ये तुम्हारा एक फ्रेश स्टार्ट होगा 2026 में। अभी तक तुम कैसे थे पता नहीं, पर अब तुम अपना बेस्ट लगाओगे। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, कि वो जो तुमने जनवरी में करे थे वादे, है ना, वो तुमने जो जनवरी में करे थे वादे, अब दिसंबर देख रहा है कि अब तुम जो जनवरी में करके आए थे वादे, अब दिसंबर में तुम बैठ के देख रहे हो कि भाई क्या थे वो वादे, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल जो है उसमें खुद से जितनी भी प्रोमिसेस करो, उसमें अपना बेस्ट लगाना। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन कैसे बनता है? जब सूरज आता है, सनलाइट होती है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं इन्वायरमेंट में, तब बनता है। इसलिए आपने देखा होगा बारिश के बाद ही रेनबो बनता है। अब रेनबो फॉर्मेशन का ये जो डायग्राम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, सनलाइट आई, सनलाइट क्या है? सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट। तो जैसे ही व्हाइट लाइट, ये ड्रॉप है, ड्रॉप ड्रॉप किसकी? वाटर की। तो सबसे पहले यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन, यानी लाइट बेंड करेगी। रिफ्रैक्शन होते से ही क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि व्हाइट लाइट थी ना, डिस्पर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन हो जाएगा, यानी 7 कलर में टूट जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? डिस्पर्जन हो गया। उसके बाद अब यहां पर क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा रिफ्लेक्शन, यानी लाइट टकराएगी ड्रॉप के एक कॉर्नर पे और वापस से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करेगी, अब यहां पे वापस से रिफ्रैक्शन होगा, वापस से रिफ्रैक्शन होगा, और आपको रेनबो दिखने को मिलने वाला है। आपको रेनबो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यानी आपको अपोजिट साइड में रेनबो दिख जाएगा। रेनबो अगर आपने कभी देखा हो तो नीचे हमेशा वॉयलेट होता है, ऊपर हमेशा कैसा कलर होता है? रेड होता है। क्या है, तुमने नोट करा? नीचे वॉयलेट होता है और ऊपर मेनली रेड होता है। ठीक है, तो प्रोसेस याद रखना है, डायग्राम याद रखना, पहले रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड वापस से रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, आ जाओ एक बार रीड कर लेते हैं। रेनबो कैसे बनता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज द स्मॉल प्रिज्म, प्रिज्म की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या फिर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, फिर क्या होता है? वापस से रिफ्रैक्शन होता है। ये 4 स्टेप होते हैं जिनकी मदद से आपको रेनबो देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस 7 कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई एंड वी सी ब्यूटीफुल रेनबो। और याद रखना, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। यानी सन अगर यहां है, रेनबो यहां बनेगा। कभी ऐसा नहीं है कि सन यहां है उसी के नीचे रेनबो बन गया उसके नीचे रेनबो नहीं बन सकता। राइट, राइट, ये तो तुमने नोट करा ही होगा, तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो, ठीक है, डन डन डन, ओके जी। इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हैं। अच्छा, वो वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा तो वो कम बैंड, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम बैंड होगा। राइट, इसी वजह से अगर तुमने देखा हो, वेवलेंथ को तुम ताकत की तरह समझो। जो सिग्नल्स में डेंजर सिग्नल होता है वो रेड का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड की ना वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, तो वो बेंड नहीं करता इधर उधर, इस वजह से। ठीक है, चलो, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आपको पूरा का पूरा वो डायग्राम बनाना है। आपको ये बताना है कहां पर डिस्पर्जन हुआ, कहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, और कहां पर फाइनल रिफ्रैक्शन हुआ, बता दोगे? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ द लाइट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इन द स्काई आर। यानी एक ऐसा फिनोमिना, क्या? द फिनोमिना ऑफ द लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे होता है? प्रोसेस बाय प्रोसेस, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, वापस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, और कहां है? अच्छा, वो लास्ट वाला नहीं लिखा हुआ, तो यही आंसर आपका सही होगा। एक मिनट,
इसका ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। अगर मैं आपको बताऊं, ये ना वैसे क्वेश्चन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना प्रीवियस ईयर का एक सवाल है, और इसमें क्या हुआ था ना, इसमें बच्चे फंसे भी थे, क्योंकि देखो ए और बी ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका ए और बी वैसे दोनों आंसर सही है, बट मोर एक्यूरेट इज द बी। मोर एक्यूरेट इज द बी। यानी वैसे टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे, तो एक्चुअली में मोर एक्यूरेट बी होगा। ठीक है, राइट। चलो, a student in a class took a thick sheet of cardboard and made a small hole in the center. The sunlight was allowed to fall on his small hole, and they obtained a narrow beam of white light. A glass prism was taken. The white light was allowed to fall on his face. The prism was turned slowly until the light that comes out of opposite face of the prism appeared to nearby screen. They studied this beautiful band of light and concluded the source of white light. Give one एनी मोर इंस्टेंस इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। कुछ नहीं करा भैया, एक आदमी था, एक बच्चा था, उसने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया, छेद कर दिया, सूरज की रोशनी आई, सामने प्रिज्म रख दिया, स्क्रीन पे उसने देखा, ओह जादू हो गया, 7 रंग दिखने लग गए, खुश हो गया भाई। ये है स्टेटमेंट। अब ये बोल रहा है ऐसा एक और कोई इंस्टेंस बताओ, यानी ऐसा कब होता है ऐसा, तो रेनबो फॉर्मेशन भी तो यही होता है। अरे इसका आंसर क्या होगा, गिव वन मोर इंस्टेंस, यानी रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन भी तो डिस्पर्जन का एग्जांपल ही है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू दी व्हाइट लाइट, यानी व्हाइट लाइट को क्या होता है, व्हाइट लाइट स्प्रेड कर जाती है, 7 रंगों में डिस्पर्स्ड हो जाती है। लिस्ट 2 कंडीशन नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ रेनबो। रेनबो के लिए 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए, बताओ क्या होनी चाहिए। एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए। राइट, ओके, सही है। चलो दोस्तों, अब कुछ आखिरी के टॉपिक बचे हैं, 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनको खत्म करेंगे, है ना। बस ज्यादा टाइम और नहीं लगेगा, मुश्किल 15 मिनट और लगेंगे बेटा, 15 मिनट और लगेंगे, पढ़ लो, खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर। ठीक है, बताओ, कर ले। अभी मैंने वो चांद वाली शायरी तुम्हें सुनाई ना, एक बच्चे ने क्या कमबैक मारा है भाई, उसका क्या कमबैक करा है ये। एक बच्चा लिख रहा है, क्या था यार वो शायरी, क्या था यार, अभी इधर दिख रही थी ना, ये ऐसे कुछ था कि क्या था कि चांद को मिल जाए चांदनी, हाँ ये लिखा था कि चांद को मिल जाए चांदनी, अगर चांद को मिल जाए चांदनी तो सितारों का क्या होगा। अगर चांद को मिल जाए चांदनी तो सितारों का क्या होगा, और अगर मोहब्बत एक से हो तो बाकियों का क्या होगा। भाई क्या गए, कहां से कमबैक लेके आते भाई ये तुम यार, वाह यार दोस्तों, मतलब मैंने इतनी अच्छी पहले और शायद उसका पूरा ही तुमने वो कर दिया, हद हो गई। चल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं चैप्टर, आजा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर आप देखोगे ना, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी लेयर्स हैं, तुम तो ज्योग्राफी में पढ़ते भी होगे, है ना। मान लो अर्थ है, तो अर्थ के कितनी सारी लेयर्स हैं, और इन सारी लेयर्स की जो डेंसिटी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो अलग होती है, जिसकी वजह से जब भी कोई लाइट आती है ना, तो बार बार बेंड होती है, ऐसे बार बार बेंड होती है, और उसी चीज को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज दे पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्यों होता है, बिकॉज अर्थ लेयर हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो लाइट जो है वो बार बार रिफ्रैक्ट करती है, और उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके जो एप्लीकेशंस है ना, उन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सुन लो सुन लो, एक दो एप्लीकेशंस हैं इसके, जैसे कि सवाल आता है, एक्सप्लेन व्हाई एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार डिफर्स फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। यानी जब तुम सितारों को देखते हो तो एक्चुअली में सितारों को नहीं देखते, तुम नकली सितारों को देखते हो। अब ये होता क्यों है, इसका आंसर है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझाता हूं बेटा, है ना, इनको रीड कर लेना एक बार, मैं आपको समझा रहा हूं, इनको एक बार रीड कर लेना थ्योरेटिकली। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, मतलब मैंने नहीं देखा इनसे सवाल पूछे गए हो, बहुत कम सवाल आते हैं, आएगा भी या नहीं आएगा मुझे वो भी नहीं पता, है ना। तो इनको बट एक बार रीड कर लेना, मैं समझाऊंगा पूरा आपको आज। तो देखो, जैसे कि मान लो चिंटू लाल है, ये सितारे को देख रहा है, अब एक्चुअली में सितारा यहां है,
बट सितारे की जो लाइट आ रही है ना वो बेंड होके आ रही है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो चिंटू लाल को लग रहा है कि सितारा तो भैया यहां पर है, इस वजह से जो एपरेंट स्टार होता है यानी जो उसको लग रहा है वो अलग है, रियल स्टार अलग है। और रीजन क्या है, इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो याद रखना कि एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार जो होती है वो डिफरेंट होती है एक्चुअल पोजीशन से। रीजन क्या है, रीजन है इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको रीड जरूर करना है एक बार। अगला आता है, एक एक पॉइंट अपना रह गया कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार ट्विंकल काहे करते हैं, क्योंकि जो स्टार होते हैं ना वो लिटिल नहीं होते, इसलिए वो ट्विंकल करते हैं। देखो स्टार ना हमसे बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है, और स्टार ना एक इतनी दूर है कि हमारे लिए वो लाइट का एक छोटा सा सोर्स है, यानी एक पॉइंट सोर्स है, एक छोटा सा सोर्स है। सितारे कैसे दिखते हैं तुम्हें, बहुत दूर से एक छोटा सा पॉइंट दिखता है, राइट। तो वहां से जो लाइट आती है ना वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बार बार इधर उधर बेंड होती है, जिस वजह से कभी तो वो लाइट आपकी आंखों में आती है और कभी नहीं आती। इस वजह से आपको लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, बट स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, तो याद रखना, याद रखना, द अमाउंट ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज fluctuates sometime bright and sometime dim due to which twinkling or effect of the star happens। यानी जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है स्टार का वो इसलिए होता है क्योंकि इतना दूर है, जो लाइट होती है वो कभी आती है ज्यादा आती है कभी कम आती है, इसलिए आपको लगता है, वरना एक्चुअली में स्टार ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, हाँ, अब सवाल ये आता है कि भैया फिर प्लेनेट का है ट्विंकल नहीं करते, प्लेनेट तो, मैंने क्या बोला था, स्टार बहुत दूर है और बहुत बड़ा है इसलिए ट्विंकल करता है। प्लेनेट स्टार के कंपैरिजन में पास में है। हाँ, और मैं बताता हूं आपको, स्टार को ना, स्टार को आप एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, यानी एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें से लाइट आ रही है। बट अगर मैं प्लेनेट की बात करूं तो प्लेनेट के पास ना अलग अलग सोर्सेज होते हैं, थोड़ी लाइट यहां से आएगी, 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 जिस वजह से जब लाइट आती है प्लैनेट से तो वो कैंसल आउट हो जाती है ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि वो एक पॉइंट सोर्स नहीं है, राइट। इस वजह से प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर कंसीडर्ड एज अ कलेक्टिव लार्ज नंबर ऑफ साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट। यानी एक पॉइंट सोर्स नहीं है, बहुत सारे लाइट के सोर्सेज होते हैं प्लैनेट में। द टोटल अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट विल एवरेज आउट टू जीरो। यानी जितनी यहां से आई, जितनी यहां से आई, जितनी यहां से आई, वो एवरेज हो जाता है जीरो। बात समझ में, बात समझ में। इस वजह से प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते। मतलब मेन मेन मोटा मोटा रीजन ये है कि प्लैनेट्स जो है वो पास में है और सितारा बहुत दूर है, इसलिए वो पॉइंट की तरह लगता है, और वो प्लैनेट जो है उसमें मल्टीपल पॉइंट होते हैं, इस वजह से वो ट्विंकल नहीं करता। ठीक है जी, इसका एक और वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, एडवांस एंड डिलेड सनराइज या सनसेट। देखो अगर आप सुबह कभी जल्दी उठोगे तो आपको 2 मिनट पहले सूरज दिख जाएगा, और जब सन सेट हो रहा होगा तो 2 मिनट बाद तक भी आपको सूरज दिखता रहेगा। क्यों, इस डायग्राम से आप समझ पाओगे, या फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का होरिजन मान लो ये होरिजन है ना, ज्योग्राफी के स्टूडेंट तो समझते होंगे। तो जब सूरज एक्चुअली में होरिजन पे आया भी नहीं होगा ना, तो भी क्या होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट्स जो होंगी वो बेंड करके यहां तक पहुंच जाएंगी। और अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सूरज आ चुका है ऊपर, बट एक्चुअली में सूरज नहीं आया है। यानी 2 मिनट पहले आपको सन दिख जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिमिलरली जब सूरज डूब चुका होता है तो भी उसकी लाइट आप तक आती है और आपको लगता है कि अभी तो सूरज डूबा ही नहीं है, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। रीजन क्या है, रीजन है वही सिंपल सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। ठीक, ठीक है। आई हेट जियो, एक बच्चा लिख रहा है ज्योग्राफी पसंद नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एक कॉन्सेप्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। अच्छा मुझे ये बात बताओ, नाइन्थ क्लास में, ओए होए होए होए, नाइन्थ क्लास में तो तुमने पढ़ाई ही नहीं करी। नाइन्थ क्लास में तो तुम वो कर रहे थे ना, नाइन्थ में पढ़ाई तो हमने कहाँ करी भैया। अरे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट होती है, तो लाइट फैल जाती है, स्कैटर कर जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हम पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास के अंदर, ठीक है। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, है ना, अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स होंगे तो स्कैटर जो होगा, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर नेचर के अंदर बहुत छोटे पार्टिकल है,
तो कौन सबसे पहले हार मानेगा? लाइट का वो कलर जो कि सबसे वीक होगा। लाइट का सबसे वीक कलर क्या है? विबग्योर। जिसकी वेवलेंथ कम, वो सबसे कमजोर। तो जब छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे ना, तो सबसे पहले कौन हार मान के फैल जाएगा? ब्लू कलर, यानी वॉयलेट इंडिगो ब्लू, उनका कॉम्बिनेशन। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ भैया। जैसे छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे, हार मानेगा और ये फैल जाएगा। सबसे लास्ट में कौन टिका रहेगा? रेड कलर, क्योंकि रेड बहुत ऊपर आ रहा है, ताकतवर है, तो वो पहले स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, यानी जब कोई फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है। और अगर कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, तब जाके क्या होता है? तब जाके रेड कलर भी स्कैटर होने लगता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, एक इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं, टिंडल इफेक्ट। एक मैं आपको इफेक्ट बता देता हूं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था? अगर आपने देखा हो जंगलों के अंदर, है ना, जंगलों के अंदर, है ना, जब सुबह सुबह रोशनी आती है, तो जो लाइट का पाथ होता है ना, वो विजिबल होता है। और उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। यानी स्कैटरिंग की वजह से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है, और तब हम उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट। क्या चीज क्लियर है? ये कहां पर देखने को मिलती है? फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट में जब लाइट आती है, आपने ये भी 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? स्कैटरिंग की वजह से। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। है ना? हाँ भैया, स्कैटरिंग की वजह से होता है, बात आपने एकदम सही कही। अब इसके ना कुछ स्कैटरिंग के कुछ एप्लीकेशन है। जैसे कि पहला एप्लीकेशन है स्काई ब्लू की होता है। अरे सूरज आई, रोशनी आई, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एनवायरमेंट में, लाइट स्कैटर हुई। सबसे पहले कौन सी लाइट स्कैटर होती है? ब्लू। यस, तो सबसे पहले VIB, इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन स्कैटर हो जाता है। और जो आपको कलर दिखता है ना स्काई का, वो एक्चुअली में ब्लू नहीं होता, वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू का। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार इसको रीड जरूर करना, इसको रीड जरूर करना। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे ये बताओ कि वाई रेड सिग्नल्स आर यूज्ड इन डेंजर सिग्नल। वो लाल झंडा दिखाया जाता है ना, रेड फ्लैग। ओह, मैं नहीं हूं रेड फ्लैग, तुम हो गए, मैं बेटे ग्रीन फ्लैग हूं। मैं ग्रीन फ्लैग हूं, मैं नहीं हूं रेड फ्लैग। ठीक है, रेड फ्लैग क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड इजीली स्कैटर नहीं करता, तो लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगा, है ना। रिमेन विजिबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, अगर धुंध वगैरह भी होगी तो भी लाल कलर दिख जाता है। ठीक है, अगली चीज, अगली चीज क्या है? ये क्या आ गया? स्कैटरिंग वुड अकर। मैं आपको बताता हूं कहां गया यार, एक इंपॉर्टेंट था। हाँ, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अगर आप सुबह कभी जल्दी उठे हो या फिर शाम को आपने देखा हो ना, तो स्काई जो होता है ब्लू नहीं होता, वो रेडिश कलर का हो जाता है। क्यों? समझना बेटा, ये देखना कि जब सूरज उग रहा होता है या सूरज ढल रहा होता है, तो जो लाइट्स होती है ना, जो सनलाइट होती है, उसको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है ना। अरे क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना यार, हमारी पृथ्वी कैसी है? अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है, राइट। तो जब जब ऊपर होता है तब तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करना होता है, लेकिन जब वो उग रहा होता है या नीचे ढल रहा होता है, तो उसको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। और लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करने पे क्या होता है? जब लाइट आई, तो सबसे पहले तो ब्लू लाइट स्कैटर करेगी, फिर येलो लाइट स्कैटर करेंगी, फिर और आते आते रेड लाइट भी स्कैटर कर जाएंगी। इस वजह से शाम को या सुबह आपको जो स्काई दिखता है वो रेडिश दिखता है। हाँ है ना? हाँ है ना? समझे इस बात को? समझे इस बात को बेटा? क्या रीजन है? क्या रीजन है? शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे व्हाइल लॉन्गर वेवलेंथ डोमिनेट। लॉन्गर वेवलेंथ वाले जो है वो बाद में स्कैटर होते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट लाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस। आपको लंबा डिस्टेंस जाना है तो पहले छोटे तो चले गए हैं, जो जो शक्तिमान नहीं थे वो तो चले गए, जिनके पास ज्यादा ताकत है वो बाद में स्कैटर होते हैं। इस वजह से आपको सनराइज और सनसेट में जो स्काई दिखता है वो ऑरेंज या फिर रेडिश कलर आप बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है, राइट। बताओ, क्या ये चीज आपको क्लियर है दोस्तों? राइट राइट राइट, तो यही था आपका आखिरी टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जरा रीड कर लो। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको रीड कर लो फटाफट। स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। अगर आप एरोप्लेन में होगा ना, तो आपको जो स्काई होगा ना, वो डार्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप क्लाउड के ऊपर चले गए हो, आप एटमॉस्फेयर के थोड़ा ऊपर चले गए हो, है ना।
तो उधर क्या है ना, उधर एटमॉस्फेयर, मतलब अगर आप देखोगे ना, जो स्पेसशिप में जाते हैं, रॉकेट में जाते हैं, उनको ना स्काई नहीं दिखता, ब्लू नहीं दिखता स्काई, हमें ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एटमॉस्फेयर को पार करके ऊपर चले जाओगे तो रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, समझ रहे हो? स्कैटरिंग होगी नहीं, स्कैटरिंग होगी नहीं तो ब्लू कलर कैसे दिखेगा? ठीक है। डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर, बता चुका हूं। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन इज विजिबल, ये 9th का क्वेश्चन है, 9th में आपने पढ़ा होगा कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में जो रे ऑफ लाइट होती है वो विजिबल होती है। क्यों? बिकॉज इट शोज टिंडल इफेक्ट, लाइट स्कैटर कर जाती है और पाथ दिखने लगता है, उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन बेटा, ये फटाफट से तुम आंसर दो कमेंट के अंदर, एंड देन हम इसको खत्म करते हैं। चलो, इन द डायग्राम गिवन बिलो x and y आर द एंड कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, द कलर y रिप्रेजेंट। ये ना उल्टा प्रिज्म है। अब एक बार इमेजिन करो इस प्रिज्म को, अगर हम सीधा करते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, अगर आप इसको सीधा कर दोगे ना, अगर आप एक बार बस सोच के देखो, अगर आप इसको सीधा कर दोगे ना तो क्या होगा? अगर मैं इसको सीधा बनाऊं तो ऐसे होगा। ठीक है, ये दो लाइटें जा रही हैं, जो नीचे वाली लाइट होगी वो तो एक्स होगी, और जो ऊपर वाली लाइट होगी वो वाई होगी। और आपको पता है नीचे कौन सा कलर जाता है? नीचे जाता है वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, और ऊपर कौन सा आता है? रेड आता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द कलर वाई, वाई कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो वाई कलर, एक मिनट ना, पेन गिर गया। कलर वाई जो है वो रेडिश कलर होगा, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा बताओ? द कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। ठीक है, डेंजर सिग्नल का कलर। ये आ गया सबका, ये आ गया। इमेजिन कर रहा ना, मैं इसको बस घुमा दिया तो आपको समझ आ गया होगा कि जो एक्स है वो नीचे, वाई कैसे पता चला? देखो, एक्स जो है वो देखो बेस की तरफ है, और वाई जो है वो बेस से दूर है, इससे आपको पता चल गया होगा, राइट? चलो, यहां पर दोस्तों हमने एक पूरा चैप्टर 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर लिया है। ठीक है, कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, आप सबका फेवरेट चैप्टर कल स्टार्ट होगा, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज सबका एक फेवरेट चैप्टर कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो कल हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे प्लीज। ठीक है, कल फिर उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब मेटल नॉन मेटल उसके बाद होगा ना बेटा, मेटल नॉन मेटल उसके बाद होगा। ठीक है, चलो, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया भाई, तुम्हारी ही जिंदगी में है छुट्टी फुट्टी। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी 9th वालों के लिए अभी मुझे क्या करना है, एक रैपिड रिवीजन की एक वीडियो बच गई है, मेरी क्लास 9th वाले मेरा दिमाग खाई जा रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए अभी मैं अभी तुम्हारी क्लास खत्म करके 10 मिनट में वो लेक्चर शूट करूंगा रैपिड रिवीजन का। फिर उसके बाद 11:30 पे मेरी एक मीटिंग है, ठीक है, ऑनलाइन, तो वो मैं मीटिंग करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब 12:30 बज जाएंगे रात के, तब खाना खाऊंगा। तो ये सुकून ना तुम्हारे जीवन में है कि भैया सोने दो, हमारे में नहीं है इतना, समझ रहे हो ना? हमारे में नहीं है इतना, हमारे में स्ट्रगल है। कोई बात नहीं, एक दिन तुम भी ऐसा स्ट्रगल करोगे, मजा आएगा। पर ठीक है, मतलब स्ट्रगल मुझे तो अब लगना भी बंद हो गया है, मजा आता है काम करने में, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, टेक केयर। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अपन दोनों मिलकर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, है ना? अभी हम हाफ वे में आ गए हैं जर्नी के, अपने 5 चैप्टर शायद खत्म हो गए हैं, है ना? हाफ जर्नी में हम पहुंच चुके हैं। यस, वी विल मेक इट, वी विल डू इट, हम करेंगे खत्म, और बेहतर तरीके से खत्म करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर लेकर के आएंगे। ठीक है, तेरा भैया तेरे साथ खड़ा है यहाँ पर, बोल रहा हूँ ना, तेरे साथ हूँ मतलब हूँ। चलो, टेक केयर, बाय बाय।